सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक नए विषय मैकेनिक्स जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर होता है, यह शेखावट यूनिवर्सिटी के अंदर भी यह विषय होता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम जनरल इंट्रोडक्शन टाइप का पढ़ेंगे। थोड़ा हमारा पिछली कक्षाओं में जो हमने अध्ययन किया है उसको जस्ट रिवाइज करेंगे और उसका बेसिक को लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें टॉपिक आता है निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र को समझने से पूर्व हम एक जो मुख्य चीज होती है मोशन, गति क्या होती है, यह हमने कक्षा 9th में पढ़ा था कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन करती है तो उस वस्तु को हम गतिशील अवस्था में कहते हैं। यदि कोई वस्तु अपना स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करती तो वह वस्तु स्थिर कहलाती है। परंतु हमने यह भी पढ़ा था कि गति व स्थिर अवस्था एक सापेक्ष राशि होती है। यह किस प्रकार परिवर्तित होती है, हम इसको अभी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो इस पेड़ को देख रहा है, वह यह पाता है कि इस व्यक्ति से इस पेड़ की दूरी बदलती नहीं है। मतलब मान लो यह सुबह इस पेड़ को देखा और इसने इस पेड़ की से अपनी दूरी को नापी, सपोज यह 10 फीट पाया इसने अपने से दूरी, और यह यहीं खड़ा रहता है और 1 घंटे बाद जब इस पेड़ की दूरी को नापता है फिर से यह 10 पाता है, 2 घंटे बाद नापता है तो भी 10 फीट पाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि इस व्यक्ति से इस पेड़ की दूरी बदल नहीं रही है, अर्थात यह जो वृक्ष है वह अपनी स्थिति में समय के सापेक्ष क्या नहीं कर रहा है, परिवर्तन नहीं कर रहा है। तो यह व्यक्ति क्या बोलेगा कि यह पेड़ स्थिर अवस्था में है। समझ में आया? अभी एक दूसरा व्यक्ति जो इस कार से जा रहा है वह इस वृक्ष को देखता है और वह अलग अलग समय पे इस वृक्ष की और अपनी बीच की दूरी को नापता है। तो वह पाता है, देखिए मान लीजिए किसी क्षण वह यहां से जब इस वृक्ष से अपनी दूरी नापेगा तो कुछ अलग आएगी, फिर कुछ क्षण बाद नापेगा तो कुछ अलग आएगी। तो यह व्यक्ति क्या बोलता है कि यह वृक्ष समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तित कर रहा है। तो इस व्यक्ति को क्या लगेगा कि यह वृक्ष गतिशील अवस्था में, जैसा आप लोगों ने कार से जाते हुए देखा होगा कि वृक्ष आपको पीछे की तरफ चलते हुए चीजें दिखती हैं, ट्रेन से जाते हो तो भी आपको जितनी भी चीज रहती है, मकान है, जो भी पृथ्वी पे चीजें हैं वो आपको पीछे की तरफ जाती हुई दिखती हैं। तो आपको क्या लगता है कि वो जैसे गतिशील अवस्था में है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप मान लीजिए ट्रेन में बैठे हैं, स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है और आप उसी के साथ एक दूसरी ट्रेन आके रुकती है और अचानक लगता है कि आपको आपकी ट्रेन चलने लगी, बट होता क्या है कि पास वाली ट्रेन लगती है, चलती है। वो इल्यूजन क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि हम जो चीज को देख रहे हैं वो हम किसी के सापेक्ष उसकी स्थिति को नापते हैं। जो हमारा मस्तिष्क है वो किसी के सापेक्ष उस चीज को रिलेट करता है। तो इसीलिए जो मोशन होती है वो क्या है, एक सापेक्ष राशि है। ठीक है, अब देखिए यह व्यक्ति ने बोला वृक्ष स्थिर है, इसने बोला गतिशील है, तो इनमें से सही कौन बोल रहा है? क्या दोनों गलत हैं? नहीं, दोनों ही अपनी अपनी स्थिति पे सही हैं। तो हमें कुछ एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिससे इस व्यक्ति ने जो ऑब्जर्वेशन किया है वह इस व्यक्ति ने जो ऑब्जर्वेशन किया है उन दोनों को आपस में क्या किया जा सके, एक रिलेट किया जा सके। मतलब इसके ऑब्जर्वेशन को हम किसी मेथड के द्वारा इसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन किए हैं उन दोनों को स्थापित, मतलब उन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित कर पाए। मतलब इसके ऑब्जर्वेशन और इसके ऑब्जर्वेशन समान हो जाए, कुछ एक ऐसा इक्वेशन बनाएं या कुछ एक उनके मध्य एक रिलेशन स्थापित करें। उसी चीज को हमारे मदद करने के लिए हमें
किसकी आवश्यकता होती है? निर्देश तंत्र की। अभी निर्देश तंत्र को समझने से पूर्व हम एक और एग्जाम्पल से समझना चाहेंगे। मान लीजिए यह एक विद्यालय है, इसमें 3 छात्र पढ़ रहे हैं, 2 पहले से ही पढ़ रहे हैं और एक तीसरा नया छात्र इसमें अभी अभी जस्ट एडमिशन लेता है और इसको विद्यालय का पता नहीं पता कि इसे विद्यालय कहाँ है, कितनी दूरी पे है। तो सबसे पहले ये अपने इस मित्र से पूछता है कि विद्यालय कितनी दूरी पे है, तो यह इसको बताता है कि विद्यालय 50 कदम दूरी पे है। तो यह व्यक्ति 50 कदम चलता है इस दिशा में, परंतु इसको 50 कदम बाद विद्यालय नहीं मिलता। तो यह सोचता है कि इसने मुझे गलत जानकारी दी है। अगली बार यह इससे पूछता है कि विद्यालय कहाँ है, तो यह बोलता है कि विद्यालय 20 कदम है। फिर से यह व्यक्ति 20 कदम चलता है, परंतु इसे विद्यालय नहीं मिलता। अब यहाँ पे प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या इन दोनों ने इसे गलत जानकारी दी थी? नहीं, इन दोनों ने गलत जानकारी नहीं दी, परंतु जो जानकारी इन दोनों के द्वारा इसको दी गई वो है अपर्याप्त थी। पहली बात, इस व्यक्ति ने यह नहीं बताया कि स्कूल किस दिशा में है, इसने सिर्फ 50 कदम बोला और इसने दिशा नहीं बताई। तो अगली बार यह फिर से इनसे पूछता है कि स्कूल कहाँ है, तो इस बार यह बोलता है 50 कदम परंतु उत्तर पूर्व दिशा में। अब यह व्यक्ति अपने यहां से उत्तर पूर्व दिशा में चलता है, परंतु फिर से यह स्कूल के पास नहीं पहुंच पाता है। तो मतलब 2 जानकारी देने के बाद भी यह इसके द्वारा जो 2 जानकारी इसको दी गई वह भी इसके लिए क्या थी? अपर्याप्त थी। क्यों? क्योंकि इसने जो दिशा नापी और जो दूरी नापी है वो कहां से नापी है? अपने स्थान से, मतलब अपने घर से नाप के बता रहा है। तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके जो सबके लिए मान्य हो और सभी लोग किसी वस्तु की स्थिति को उसी के सापेक्ष नापें, क्योंकि हमने पाया कि गति, स्थिति ये सब क्या है? सापेक्ष राशि हैं। तो एक हमें कुछ रेफरेंस फ्रेम चाहिए जहां से हम सभी वस्तुओं की दिशा को निर्धारित करेंगे। उसी चीज को हम क्या कहते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं। तो निर्देश तंत्र की परिभाषा क्या हो गई? यह निर्देशांकों का समूह होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त किया जा सकता है और यह कई प्रकार के होते हैं। सामान्यतः 3 प्रकार के निर्देशांकों का उपयोग किया जाता है, जिनमें से प्रमुख हैं कार्तीय निर्देश तंत्र, बेलनाकार निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र और सबसे सरल निर्देश तंत्र हमारा कार्तीय निर्देश तंत्र है। और हमारे इस कक्षा में जो हमारा सिलेबस है उसमें सिर्फ कार्तीय निर्देश तंत्र है, तो हम इस कक्षा में हम इसी का अध्ययन करेंगे। अन्य निर्देश तंत्रों का अध्ययन हम मैथमेटिकल फिजिक्स जो बीएससी सेकेंड ईयर में होती है उसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो कार्तीय निर्देश तंत्र कैसा होता है? इसमें 3 एक्सेस होती हैं जो कि एक्स, वाई, जेड होती हैं और इनके मध्य आपस के अंदर जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। यह मानिए कि आप 3 कार्ड बॉक्स लेते हैं। सपोज आप एक कार्ड बॉक्स लिया, दूसरा कार्ड बॉक्स लिया और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो जो लाइन इन दोनों को मिलाएगी इधर से, वही लाइन आपकी क्या कहलाएगी? एक एक्सेस कहलाएगी। इसी प्रकार अगर आप तीसरा एक कार्डबोर्ड लें और उसको भी इनसे जोड़ें तो आपका एक सिस्टम बन जाता है जिसकी 3 लाइन बन जाती हैं। देखिए, एक एक्स लाइन इस कार्डबोर्ड और इसको आपस में मिलाया तो ये जहां मिल रहे हैं उसको मिलाने वाली रेखा आपकी एक एक्सेस कहलाती है। इसी प्रकार आप जब इस कार्डबोर्ड को और इसको मिलाएंगे तो यह एक रेखा बनी जिसको वाई बोल दिया। अब इन 2 कार्डबोर्ड को आपस में मिलाते हैं तो ये जो रेखा बनती है उसको आप क्या बोल देते हैं? जेड एक्सेस बोलते हैं। और इन तीनों रेखाओं के मध्य का आपस में जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, जैसा हम इस चित्र में दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें जहां पर ये तीनों रेखाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? ओ बिंदु से दर्शाते हैं, वह उसको निर्देश बिंदु कहते हैं। निर्देश बिंदु का अर्थ हुआ कि हम जिस भी वस्तु
या कुछ भी हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा उसका पोजीशन हम इसके रेस्पेक्ट में करेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि गति, स्थिति, ये सब क्या है, सापेक्ष राशि हैं। तो इसलिए हम एक बिंदु बना दिया ओ, इसके सापेक्ष हम किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करेंगे। इसको समझने से पूर्व हम एक चीज और समझते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र भी दो तरीके के होते हैं। इनमें एक होता है राइट हैंडेड, जिसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र कहते हैं, वह दूसरा होता है लेफ्ट हैंडेड निर्देश तंत्र, जिसे हम वामावर्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अब और इनमें सबसे ज्यादा यूज आपका दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र ही होता है। इसे दक्षिणावर्ती निर्देश तंत्र क्यों कहते हैं, इसको समझने के लिए आप अपना दाहिना हाथ इस प्रकार रखिए कि आपकी उंगलियां एक्स दिशा में हो, वह जब आप उनको एक्स से वाई की तरफ मोड़ें तो आपका जो अंगूठा होगा, जो थंब होगा, वो आपका बची हुई तीसरी दिशा को निर्देशित करे। जैसा मैं यहां इस चित्र में दिखाया गया है, जैसे इस व्यक्ति ने अपने जो फिंगर हैं उनको एक्स से वाई की तरफ घुमाया, तो इसका जो थंब जो पॉइंट करेगा वह आपके अगर तीसरे एक्सेस की दिशा हो तो उसे हम राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। इसी प्रकार से जो लेफ्ट हैंडेड होता है उसमें आप अपना लेफ्ट हैंड को लीजिए और लेफ्ट हैंड की उंगलियों को एक्स से वाई की तरफ घुमाएंगे तो आपका जो थंब होगा वो आपका जेड दिशा को पॉइंट आउट करेगा। तो अगर ऐसा जिस निर्देश तंत्र में हो तो उसको आप क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलेंगे। परंतु सामान्यतः हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही हमारे भौतिकी में समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग में लेते हैं। लेफ्ट हैंडेड जनरली यूज नहीं होता इतना ज्यादा। अब आते हैं हम कण की स्थिति को हमारे निर्देश तंत्र के द्वारा कैसे दर्शाएंगे। तो इसको भी हम दो तरीकों से दर्शा सकते हैं। पहला है पोजीशन वेक्टर, जिसे स्थिति सदिश के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो हमने क्या बताया था कि हम राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं, तो मैंने राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया। सपोज हमारे पास ये एक पॉइंट P है या कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी हो सकता है जिसका मैंने नाम दे दिया P। अब इसकी स्थिति को आपको बताना है कि यह कहाँ है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने निर्देश बिंदु से एक सीधी रेखा को इससे मिलाते हैं। इस सीधी रेखा को O बिंदु से मिलाएंगे तो जो रेखा की लंबाई होगी वह इस O बिंदु से इस P बिंदु की दूरी होगी। वह उस के ऊपर अगर आप एक तीर का निशान लगा दें, एक एरो लगा दें, तो यह आपका इस एक्सेस के साथ इसकी दिशा भी दर्शाता है। तो अब इसमें हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, O से P तक इसको मिलाएं और उसके ऊपर एक एरो लगाएं, तो इसको हम एक सदिश कहते हैं। इसकी लंबाई इसका परिमाण दिखाती है, वह एरो इसकी दिशा का निर्धारण करता है O बिंदु से। ठीक है, वह इसको हम प्रदर्शित करते हैं R वेक्टर, ऐसा इसका सिंबल लगा के। ठीक है, वह इसको हम OP सदिश के द्वारा भी लिख सकते हैं। P मतलब हमारा जिस बिंदु को हम दर्शा रहे हैं, O हमारा प्रारंभिक बिंदु, और उनके ऊपर एक सदिश, एक तीर का निशान लगा दिया, तो यह क्या कहलाएगा, हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगला जो हमारा मुख्य है निर्देशांकों द्वारा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अगले हमारे लेक्चर में करते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।